कोरोना की मार ऐसे निपटेगी सरकार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, स्थिति भयावह होती दिख रही है। सरकार तमाम तरह के प्रयास इस महामारी से निपटने के लिए कर रही है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना की भयावहता लोगों को डराने लगी है। कई देश, एक बार फिर बात की जाए देश की या हम बात करें मध्य प्रदेश की, एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी तक जिस तरह से भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में आज से 19 तारीख सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि लॉकडाउन की तरह ही बाजार, संस्थाएं बंद रहेंगी। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ना है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बड़ा फैसला लेते हुए स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल को हटा दिया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। आकाश त्रिपाठी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हम इसी से जुड़े तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, सरकार तमाम तरह के उपाय इससे निपटने के लिए कर रही है। और पिछले 24 घंटे में 1,69,000 नए कोरोना केस आए हैं। भारत दूसरे नंबर पर अब आ गया। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बेकाबू है। एक दिन में 10,521 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हुई है। एमपी में कोरोना ने जो हालात हैं उससे बिगड़े हुए हैं। लगभग 6,000 के आसपास इसमें मामले हैं। इंदौर 919 तो भोपाल 793, जबलपुर 402। आप समझ सकते हैं जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें, अस्पतालों की हम बात करें तो अब जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी अब प्रभावित होने लगी हैं। आज तमाम इसी से जुड़े मसलों पर हम बातचीत करेंगे कि सरकार इस घड़ी में कैसे निपटेगी, या जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने कारगर हैं या फिर कितने प्रयासों की और ज़रूरत है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हैं, फोन लाइन पर है, बीजेपी प्रवक्ता नेता। स्वागत करता हूं धैर्यवर्धन जी आपका। और हमारे साथ में है चैतन्य भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार। चैतन्य जी आपका भी स्वागत करता हूं। चैतन्य जी, सबसे पहले मैं आपके पास में ही आता हूं। जिस तरह से कोरोना की भयावहता लगातार अब बढ़ती जा रही है, तमाम तरह के प्रयास भी हो रहे हैं। कहीं पर लॉकडाउन 6 दिन का, कहीं 7 दिन का, कहीं 9 दिन का, लेकिन जो कोरोना की रफ्तार है वो, यह कोरोना की जो चेन है जिसको तोड़ने की बात की जा रही है, वो अभी टूटती हुई दिख नहीं रही है। क्या लगता है कि ऐसी स्थितियों में सरकार के जो जितने प्रयास अभी तक हुए वो कितने कारगर लगते हैं, या फिर जिस तरह से जनता से भी अपील की जा रही है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से अब संकट है, अब संकट बड़ा हो चला है और ऐसे में हर व्यक्ति के जहन में यही सवाल है कि आखिर ये स्पीड, ये रफ्तार, ये बेकाबू कोरोना कब काबू में आएगा? मुझे लगता है कि सरकार भी लापरवाह हो गई थी और जनता भी लापरवाह हो गई, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना में पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की संक्रमण की दर बढ़ रही है उसमें सरकारी जो उपाय है वो मुझे लगता नहीं कि पूरी तरह से सही साबित हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की स्थितियां जो हैं वो ये है कि जितने बेड वहाँ अवेलेबल हैं उसमें लोग हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों पे लोगों का पता नहीं क्यों भरोसा नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि सरकारी अस्पतालों की इस दौरान कमियां न निकाल के वहाँ पर जो काम कर रहे हैं डॉक्टर हैं, नर्स हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका उत्साह बढ़ाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सीमित संसाधनों में अगर वो हजारों लोगों का इलाज कर रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। ये बात जरूर है कि जो व्यवस्थाएं वहाँ पे होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में वो सरकार की तरफ से नहीं हो पाई, क्योंकि एक ऐसा कुछ लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो गया। जहाँ तक निजी अस्पतालों की बात है तो निजी अस्पतालों में तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई मरीज भर्ती होता है और उसको 8-10 दिन वहाँ पे अगर भर्ती रहना पड़ता है तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए उसको खर्च हो जाता है। अभी तो ये भी पता लगा है कि बीमा, जिनका बीमा है उनको भी कैशलेस उपचार नहीं दे रहे हैं ये लोग।
बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, आप अहम बात कर रहे हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बीमा कंपनियां हैं कहीं ना कहीं ऐसे समय में जब कोई पॉजिटिव होता है, जब उसको उपचार की जरूरत है, तब उस बीमा का उसको लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या सरकार के स्तर पर इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर बीमा कंपनी ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जी भाई, देखिए, अगर बीमा कंपनी ने आपकी जिम्मेदारी ली है स्वास्थ्य, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो किसी बीमार होता है तो उसको कैसे फैसिलिटी दी जाए। सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो उन कंपनियों पर दबाव डाले कि भाई आप कैसे क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अस्पताल जो हैं वो तय किए थे कि जिनमें निःशुल्क इलाज होगा, इस तरह से फिर से भी एक बार ऐसी स्थिति बनाना चाहिए कि निःशुल्क उपचार हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो इस तरह का उपचार नहीं करवा सकते हैं। इवन मिडिल क्लास की स्थिति है कि वो 7 से 8 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। जो इंजेक्शन है उनकी कालाबाजारी हो रही है। जबलपुर में अभी एक दुकान में 900 रुपए का जो इंजेक्शन है वो 18,000 रुपए में बेच रहा था, वो जिसको पत्रकारों ने पकड़वाया। तो स्थितियां ऐसी हैं कि जिसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य आयोग को हटाया गया है तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है भाई? स्वास्थ्य मंत्री ने किसी शहर का दौरा किया क्या? किसी जिले में गए क्या? अभी मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। स्वास्थ्य मंत्री काफी अहम बात चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं, और खूब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, उनको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमने सोशल मीडिया में देखा कि किस तरह से लोग स्वास्थ्य मंत्री को पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ हैं। हमारे साथ में धैर्यवर्धन शर्मा साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता नेता। धैर्यवर्धन साहब, स्वागत करता हूं। और मेरा सीधा सवाल अब उसी बात को लेकर कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री नजर नहीं आ रहा है इस संकट की घड़ी में? सबकी अपनी कार्य पद्धति होती है जी। कुछ लोग मैदान में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग अपने काम को अपने ढंग से अंजाम देते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कमान है। मुख्यमंत्री जी खुद अग्रिम मोर्चे पर आकर के न केवल इसकी समीक्षा कर रहे हैं, प्रतिदिन हाई लेवल कमेटी की मीटिंग्स करते हैं, आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। तो उनके साथ जो मीटिंग्स होती है उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी होते हैं, दूसरे अन्य मिनिस्टर्स भी होते हैं। वे जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय में भी वह सब सम्मिलित होते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय में एक बड़ा परिवर्तन भी किया गया है। आयुक्त स्वास्थ्य को परिवर्तित किया है। तो सरकार को जहां भी लग रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो निर्णय सरकार लगातार करती है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री पर मुझे लग रहा है कि इस तरह सवाल उठाया जाना उतना आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र शर्मा साहब, बिल्कुल नो डाउट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, तमाम तरह के निर्णय ले रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत है, कहाँ 9 दिन का, कहीं 7 दिन का, कहीं 2 दिन का। भोपाल एक बार फिर 19 तारीख तक के लिए लॉक किया गया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि स्वास्थ्य विभाग जैसा जो महकमा जिसके पास में हो, अगर विभाग नहीं भी है तो लोग मैदान में आ रहे हैं ऐसे संकट की घड़ी में। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन अब मैं इससे इतर भी बात आपसे कर लेता हूं कि जिस तरह से अब संक्रमण लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स में आपने भी देखा होगा, क्योंकि जहां से आप आते हैं शिवपुरी, वहां पे तो बिल्कुल एक भी पेशेंट आना बंद हो गए थे वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के। अब वहाँ पर भी तेज़ी के साथ जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो अब जो बेड्स है पूरी तरीके से भर चुके हैं। अब ऐसे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार को किस तरह के प्रयास और आगे करना चाहिए जिससे ये लगे कि अब तेजी से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं उनको समुचित इलाज मिल सके? देखिए, चौतरफा लापरवाही हुई है जी, उसका दुष्परिणाम हमें इस लहर के तौर पर देखने को मिल रहा है जी। क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी कि हिंदुस्तान से या मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से कोरोना का विदाई समारोह हो गया है। पर लोगों ने स्वतः धारणा बना ली कि मौसम के बदलाव के साथ संभवतः कोरोना निष्प्रभावी हो गया है, तो लोगों ने मास्क समाप्त कर दिए। दूरी का भी जो
आग्रह था वह भी दायरा सीमित करके लगभग शून्य हो गया। तो लापरवाही का परिणाम यह है कि कहीं न कहीं मरीजों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है और कोरोना को लेकर के पहले भी आगाह किया गया है कि इसकी जो स्पीड है, संक्रमण की दर है, वो हम सब की कल्पना से बहुत परे, नियंत्रण से बाहर है। ऐसी अवस्था में न चाहते हुए भी अब ये संख्या उतनी तेजी से बढ़ रही है और सरकार की नजर इन सब चीजों पर है। सरकार को लगा कि जहाँ पर इंजेक्शन को लेकर के कालाबाजारी हो रही थी तो सरकार ने उसमें भी हस्तक्षेप किया। सरकार ने खुद ऑर्डर करके निजी अस्पतालों को भी इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज और अन्य जिला चिकित्सालय जो हमारे कोविड केंद्र बनाए गए उनको भी वह रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए सरकार ने दूसरे राज्यों से प्रबंध किए हैं और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के एहतियातन प्रबंध किए गए हैं कि अंशकालीन या कम दिन का जो जनता कर्फ्यू लगाया गया कि ये चेन ब्रेक हो और संख्या जो अस्पताल में पहुंची है वे रिकवर होकर के चलिए मैं दोबारा धर्मेंद्र शर्मा साहब आपके पास में आता हूं। आप हमसे जुड़े रहिए। चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से अब कहीं ना कहीं जो देश है या प्रदेश है लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, हम तमाम एंगल पर बात करते हैं कि जो कोरोना की स्पीड बढ़ी है या जो कोरोना की चेन बढ़ी है, उसका कारण ये भी है कि इसी समय पिछले साल हमने देखा था कि पूरी तरीके से लॉकडाउन था और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो एक कारण ये है कि अब लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक पूरी तरीके से था, इसीलिए ये स्थिति बनी। दूसरी तरफ क्या लॉकडाउन की तरफ अब देश और प्रदेश बढ़ रहा है? जी देखिए सक्सेना जी, लॉकडाउन कोई आपका परमानेंट इलाज तो नहीं। आप कितने दिन लॉकडाउन करो? जी पहले भी आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया था, अब फिर 10 दिन का लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन से जो दीगर धंधे हैं, उद्योग वो सब प्रभावित होते हैं, अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो लॉकडाउन कोई फौरी तौर पर जरूर आप एक उपाय के स्वरूप मान सकते हैं कि भाई संक्रमण अगर चेन तोड़ना है तो उसके लिए लॉकडाउन के। लेकिन आप देखिए कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन था जबलपुर में। शुक्रवार को इतनी भयंकर भीड़ थी शहरों में, पूरे शहर में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। उनको लग रहा था कि 2 दिन का हम सामान खरीद ले। तो इस बात का कोई उपाय है नहीं कि आप जनता वो कैसे रोक सकते हैं। तो क्या चेतन भट्ट साहब उपाय नहीं है या फिर इसको लेकर प्लान नहीं है? प्लान भी नहीं है। देखिए प्लान भी इसलिए नहीं है कि आप किस किस को रोकोगे। हर व्यक्ति के साथ तो आप एक पुलिस नहीं लगा सकते। लोग बेवजह घूम रहे हैं। अभी भी जैसे आप देखिए कि आज जबलपुर में 8 से लेके 2 तक की छूट थी कि भाई सामान खरीद ले, लेकिन सामान खरीदने के अलावा भी लोग घूम रहे थे बेवजह। तो लोगों को जब इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो किस संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब इसमें सरकार भी क्या करेगी, पुलिस भी क्या करेगी, प्रशासन भी क्या करेगा। मास्क नहीं लगाते हैं, दूरियां नहीं रखते हैं। तो इन स्थितियों में मुझे तो लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की स्पीड निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ाई जाना चाहिए। आज ही निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ 4-5 जो वैक्सीन है वो भी मेरे ख्याल से 4 महीने के भीतर आ जाएंगी। रूस की जो स्पुतनिक है उसको भी 10 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। और दूसरा उसमें जो इसमें पहले भी आपकी बहस में ये बात हुई थी डिबेट में कि इसमें उम्र का बंधन हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 60 साल से ऊपर लोग हैं जो उनका जो इम्यून पावर है वो आजकल के बच्चों से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उस जमाने में अच्छा खाना मिलता था, शुद्ध खाना मिलता था, वो मेहनत करते थे, कसरत करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे। आजकल के बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उनकी तुलना में कम है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बंदिश बना के रखी कि 45 से 60 या 60 से ऊपर, इनको हटा के पूरी तरह से वैक्सीनेशन करना चाहिए। देखिए ब्रिटेन में आप देखिए कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चला, तो वहां पर देखिए चेतन भट्ट साहब, भारत के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर 18 साल से ऊपर के जो एंटाइटल हैं जिनको ये वैक्सीन लग सकती है, तकरीबन 90 करोड़ इस तरह की डोजेस की आवश्यकता सिंगल डोज के लिए, और फिर 2 लगना है तो तकरीबन 180 करोड़ के आसपास वो हो जाती है। और अभी उतना प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन बड़ी बात इस बात को लेकर है चेतन भट्ट साहब ये भी है कि जो लोग इंटाइटल है इसको लेकर, वो भी अभी पूरी तरीके से उनमें वैक्सीनेशन नहीं हो रही है।
देखिए क्या है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सी भ्रम की स्थितियां पैदा हुई थी जी। लोगों को लग रहा था कहीं किसी ने कहा कि नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए लोगों को जन जागरण करने के जनप्रतिनिधियों को सामने आना पड़ेगा। आप देखिए प्रधानमंत्री ने बहुत दिनों बाद इंजेक्शन लगवाया। तो जब हम अपने जनप्रतिनिधियों को ये मान के चलते हैं जो हमारे आदर्श हैं, अगर वो सबसे पहले वैक्सीन लगवाते तो कहीं ना कहीं विश्वास जमता है। उसके पीछे भी बहुत लेट हो गया लोगों को जन जागृति नहीं करवा पाए जनप्रतिनिधि। अभी भी देखें कि जबलपुर में किसी जो पूरे शहर में अपने नेताओं के जन्मदिन पे वो पोस्टर और बैनर से पूरा शहर पाट देते थे, उसमें से किसी जनप्रतिनिधि ने एक बैनर नहीं लगवाया, पोस्टर नहीं लगवाया लोगों को जन जागृति करने की। तो ये जन जागृति, चलिए काफी हम बात चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं, यही बात मैं धर्मेंद्र शर्मा साहब के पास में लाता हूं। धर्मेंद्र शर्मा साहब क्या कहेंगे जो चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं? हालांकि अब वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है, क्योंकि लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। इतना होने के बावजूद भी अभी लोग नहीं मान रहे हैं, और तमाम जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह का संकट है, अगर लोगों का सहयोग नहीं मिला, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लोगों ने डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो ये संभव नहीं है। हालांकि इसके लिए सिर्फ जनता नहीं, राजनीतिक लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने देखा जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं। तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की जन जागरूकता होना चाहिए थी, और जो प्रयास होना चाहिए थे, चाहे सरकार के स्तर पर बात करें, वो अभी नहीं हुए? इस पर और तेजी लाने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र शर्मा साहब। चैतन्य जी की चिंता जायज है जी कि वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए जी, पर आपने प्रारंभ में परिस्थितियों से अवगत करा दिया जी राजेश जी। बड़ा सीधे सरल तरीके से आपने समझाया जी कि यदि ओपन फॉर ऑल कर देते हैं और बहुतायत में लोग टीका केंद्रों पर पहुंचेंगे तो वहां अफरा तफरी मचेगी, उतने इंजेक्शन चूंकि उपलब्ध नहीं होंगे और लोग क्यू में लगे होंगे, तो सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा, स्वास्थ्य विभाग पर, सिस्टम पर भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। ऐसी स्थिति में वो जो भीड़ है, अनियंत्रित भीड़, पता लगा कि वो कोरोना से टीका लगवाने आए और वो वहां कोरोना का शिकार और हो गए। दूसरा, वे नाराज होकर के किसी भी प्रकार का उपद्रव भी कर सकते हैं। आज कानून व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारियों के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने बहुत सूझबूझ का निर्णय किया है कि बैरियर से एक एक करके खोले जा रहे हैं। जितना लोड हम झेल सकते हैं, जितनी वायु हमारे पास उपलब्ध है, उतना लोगों को धीरे धीरे स्वास्थ्य केंद्रों पर बुलाया जा रहा है। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ रहा है, हो सकता है महानगरों में सरकार प्राथमिकता के तौर पर कुछ अन्य प्रकार की छूट दे, क्योंकि कोरोना से तो बच तो कोई नहीं रहा। गाँव का आदमी भी, दूर क्षेत्र का आदमी भी इसका शिकार हो सकता है। और हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, पर जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं कि जितना बड़ा शहर है उतनी ज्यादा फिगर्स वहां पे निकल के आ रहे हैं, उतनी ज्यादा अस्पतालों की दुरावस्था की जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की इन सब परिस्थितियों पर नजर है, और मुझे लग रहा है कि चेतन भट्ट साहब की जो अपेक्षा है जी, उसके अनुरूप वैक्सीनेशन। चलिए, तो अपेक्षा तमाम तरह की है, कारण यही है कि संकट का समय है। एक बार फिर कहूंगा कि आप मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, धर्मेंद्र शर्मा साहब आपका और चैतन्य भट्ट साहब आपका, वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए थे। संकट बड़ा है और इस बड़े संकट को मिलकर ही निपटा जा सकता है, और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। आप डिस्टेंसिंग का लगातार जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका आप पालन करिए, मास्क आप लगाइए, क्योंकि इस संकट की घड़ी में न केवल आप इससे सुरक्षित होंगे बल्कि और लोगों को भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।